पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के सूरत जिले में मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की। मोदी ने कहा कि हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन जागरूकता पर बीमारियों को गंभीर होने से रोकने पर विशेष बल दिया है। मेडिकल कैंप के उद्घाटन के दौरान पीएम ने आगे कहा कि आज पूरे गुजरात में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क तैयार हुआ है। पिछले 2 दशकों में मेडिकल कॉलेज 11 से बढ़कर 31 हो चुके हैं। एम्स भी बन रहा है और कई मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एक सहकारी विश्वविद्यालय और सभी राज्यों में उससे संबद्ध कॉलेजों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए सहकारिता मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए आगे कहा कि वर्तमान में 65,000 सक्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं। हमने अगले 5 वर्षों में 3 लाख ऐसी समितियां स्थापित करने का निर्णय लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अपने जापानी समकक्ष यासुकाजु हमदा से मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया, जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा से टोक्यो में आज मुलाकात हुई, जिसमें द्विपक्षीय रक्षा सहयोग व अन्य मामलों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध के इस साल 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। शराब घोटाले पर आए वीडियो स्टिंग के मामले को लेकर अब भाजपा ने सीबीआई के पास जाने का फैसला कर लिया है। दिल्ली भाजपा के विधायक जांच एजेंसी सीबीआई को पत्र लिखकर इस वीडियो स्टिंग का संज्ञान लेते हुए जांच करने की मांग करने जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि इस वीडियो में शराब घोटाले को लेकर राशि का उल्लेख है। कमीशन के प्रतिशत की बात भी कही गई है, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी इस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की कब्र को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उद्धव सरकार के समय कब्र में की गई साज सज्जा पर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि ये कब्र किसी पीर बाबा की नहीं बल्कि 93 मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन की है। एक गुनहगार की कब्र को सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दी गई है। सवाल उठ रहा है कि 93 ब्लास्ट के गुनहगार की कब्र की ऐसी साज सज्जा क्यों? बता दें कि 12 मार्च 1993 को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के इशारे पर मुंबई में सीरियल बम धमाके किए गए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग घायल हो गए थे। रूस यूक्रेन संकट के बाद से भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ाई है और आयात कुछ महीनों में कुल खरीद के 2% से बढ़कर 12% पर पहुंच गया है। रूस भारत को कम कीमत पर तेल ऑफर कर रहा है, जिसका श्रेय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। वित्त मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि कच्चे तेल को लेकर जो स्थितियां बनी थी, उसमें राजनीतिक स्तर पर बेहद मजबूत कदम उठाने की जरूरत थी और वो प्रधानमंत्री मोदी के इस साहसिक फैसले का सम्मान करती हैं, जिसमें उन्होंने छूट देने वाले रूस से तेल खरीदने के लिए हरी झंडी दी थी। भारत में अमेरिकी मिशन ने 2022 में अब तक 82,000 छात्र वीजा जारी किए हैं, जो पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक है। अमेरिकी दूतावास ने अपने एक बयान में बताया कि दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में वाणिज्य दूतावासों ने मई से अगस्त तक छात्र वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक योग्य छात्र निर्धारित समय पर अपने अध्ययन के कार्यक्रमों में पहुंच सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रूस अपने लक्ष्य को हासिल करने तक यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। इसके साथ ही पुतिन ने प्रतिबंधों के जरिए रूस को अलग थलग करने संबंधी पश्चिमी देशों का उपहास भी किया। दरअसल पुतिन बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में शामिल हुए थे। यहीं उन्होंने अपनी बात रखी है। चीन और ताइवान में जारी तनाव के बीच एक बार फिर अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ताइवान की यात्रा पर पहुंच चुका है। अमेरिकी सांसदों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपनी इस ताइवान यात्रा के दौरान राष्ट्रपति साई वेंग इन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगा। यात्रा पर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्लोरिडा से डेमोक्रेटिक सांसद स्टेफनी मर्फी कर रहे हैं।
बता दें कि मर्फी उन सांसदों में हैं जिन्होंने ताइवान के समर्थन में हथियार बेचने की अनुमति देने वाला विधेयक पेश किया था। पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल स्पेन के बार्सिलोना में पाकिस्तानी राजनयिक मिर्जा सलमान बेग पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। मामले की लगातार आंतरिक जांच चल रही है। बार्सिलोना में दूतावास के अंदर महिला कर्मचारी ने बेग पर 3 महीने तक शोषण करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय वैश्विक दबाव के चलते जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम बार्सिलोना और मैड्रिड भेजी थी। विदेश कार्यालय ने जांच समाप्त होने के बाद मिर्जा सलमान बेग को अधिकारी पद से हटा दिया और उन्हें इस्लामाबाद वापस बुला लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में बिहार में 32 जगहों पर एक साथ छापे मारे हैं। आरोपियों से मिले दस्तावेज के आधार पर उनके घरों में ये छापेमारी की जा रही है। वहीं मामले में SP जितेंद्र कुमार ने बताया कि PFI से जुड़े मामले को लेकर NIA की टीम पहुंची है। रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश ने 17 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के 1 मई से 31 अगस्त तक के किए गए सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.9% बेरोजगारी है, जो राष्ट्रीय औसत 7.7 से प्रदेश में आधे से भी कम बेरोजगारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एयरपोर्ट ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है, जिसमें सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 4 वर्षों से कम समय में 20,000 से ज्यादा विमानों की आवाजाही हुई है। साथ ही ग्राहक संतुष्टि के मामले में प्रयागराज एयरपोर्ट यूपी में नंबर 1 पर है। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी ने बताया कि दिल्ली NCR में पहला कॉन्सेप्ट 4D पर आधारित जू थीम पार्क नोएडा में बनने जा रहा है। 15 करोड़ की लागत से इस पार्क में नकली जानवर घूमते दिखेंगे, जिनकी गतिविधि असली जानवर की तरह होगी। उन्हीं की तरह आवाज भी निकालेंगे और यहाँ के सुंदर कलाकृतियाँ कचरे से बनाई जाएंगी। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीमांत जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पलायन को रोकने के लिए सरकार जल्द हिम प्रहारी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना में प्रदेश के सेवानिवृत्त सैनिकों और युवाओं को सीमांत जिले के हिमाच्छादित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा तथा सीमावर्ती गांवों में बसाया जाएगा। देश में खुदरा वाहनों के विक्रय के बारे में बड़ी जानकारी सामने आई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने बताया है, देश में अगस्त के महीने में खुदरा वाहनों की बिक्री में 8% की वार्षिक वृद्धि हुई है। इसमें दोपहिया, तिपहिया यात्री वाहनों और वाणिज्य वाहनों की विक्रय दर में क्रमशः 8.5%, 8.3%, 6.5% और 24% की वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर टी रविशंकर ने देश में डिजिटल करेंसी के लॉन्च को लेकर बड़ी बात कही है। इंडिया आइडिया समिट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का केंद्रीय बैंक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीमा पर भुगतान के लिए सबसे कुशल प्रणाली है। उन्होंने कहा कि RBI देश में नकद रहित समाज का लक्ष्य नहीं बन रहा है, अपितु ग्राहकों को व्यवहार्य विकल्प देना रिजर्व बैंक का प्रमुख लक्ष्य है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बार फिर भारत की बेटियों ने नाम रोशन किया है। काठमांडू के दशरथ फुटबॉल मैदान में आयोजित साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के महिला चैंपियनशिप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से पराजित किया। भारत ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ अपना खाता खोला है। मैच के दौरान डेंगबेन ग्रेस और सौम्या गगुलोथ के गोल ने देश का गौरव बढ़ाया। वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले हॉकी विश्व कप में भारत को चौथी बार मेजबानी करने का अवसर मिलते ही तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है। आपको बता दें, इसी कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रतिनिधि संगठन द्वारा ओडिशा के राउरकेला शहर में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉकी अभ्यास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। आधुनिकता से परिपूर्ण अभ्यास में केंद्र 200 दर्शकों के बैठने की क्षमता, खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, रिकवरी क्षेत्र, फिटनेस सेंटर और संबंध सुविधाएं से समायोजित है। अंतरिक्ष में इंसान, अब यह सपना नहीं विश्वास बनेगा। नासा ने अपने आर्टेमिस 3 मिशन को मून वॉकिंग सिस्टम देने के लिए एक्सोम स्पेस का चयन किया है। नासा मिशन आर्टेमिस 3 के दौरान स्पेस सूट का उपयोग करेगी। अपनी इस सफलता के साथ नासा चंद्रमा पर अपने नियोजित मानव चंद्र अंतरिक्ष यान मिशन के भाग के रूप में पहली महिला को उतारेगा। नासा ने
एक्सोम स्पेस के स्पेस सूट का अपने टास्क के लिए चयन किया है। उसका आधार मूल्य $228.5 बिलियन है। यह जानकारी नासा द्वारा दी गई है।